हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो पार्ट 1 है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप हड़प्पा सभ्यता की जो बेसिक जानकारी थी वो आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य स्थल है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले एक स्थल की बात कर रहे हैं और वो सभ्यता स्थल है चनहूंदड़ो। तो चनहूंदड़ो के बारे में हम बात करेंगे। चनहूंदड़ो जो सभ्यता स्थल है उसकी लोकेशन यानी उसकी स्थिति कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। चनहूंदड़ो जो सभ्यता स्थल है वो हो जाएगा सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। फिर हम बात करते हैं उत्खननकर्ता की कि इस सभ्यता स्थल की उत्खनन करने वाले कौन थे? तो वो थे एन जी मजूमदार, जिनकी हत्या डाकुओं के द्वारा की गई थी। तो इसके उत्खनन करने वाले इस सभ्यता स्थल के हो जाएंगे एन जी मजूमदार। इनके अलावा एक उत्खनन करने वाले का नाम और आता है, उसका नाम है अर्नेस्ट मेके। उसका आप याद रख सकते हो। अर्नेस्ट मेके नाम का एक पुरातत्वविद हुआ है, उन्होंने भी इस सभ्यता स्थल में उत्खनन किया था। तो ये दो नाम चनहूंदड़ो सभ्यता के उत्खनन करने वालों में आप याद रख सकते हैं। एक तो एन जी मजूमदार और दूसरा अर्नेस्ट मेके। आगे हम पढ़ रहे हैं। ये एक औद्योगिक नगरी थी, यानी चनहूंदड़ो जो सभ्यता स्थल है वो औद्योगिक नगरी थी, यानी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होता था। निर्माण कार्य कौन कौन से होते थे? मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनके बनाने का कारखाना, यानी मनके मनके जो निर्माण है वो कार्य कहाँ पर होता था? मनके निर्माण का। तो मनके निर्माण का कार्य है वो होता था चनहूंदड़ो में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है कि मनके निर्माण के कार्य है कारखाने, इनका कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। वो दो स्थल है, जो मनके बनाने के जो स्थल है वो दो है। उसमें एक नंबर पे आप चनहूंदड़ो ले सकते हो, एक नंबर पे तो यही हो जाएगा चनहूंदड़ो। और जो दूसरा स्थल है मनके निर्माण का वो है लोथल। ये नेट में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन से दो स्थल है जहाँ पर मन के निर्माण का कार्य होता था। तो ये चनहूंदड़ो और लोथल जो सभ्यता स्थल है, यहाँ पर मन के निर्माण का कार्य। इसी कारण हम कहते हैं कि चनहूंदड़ो जो बस्ती थी हड़प्पा सभ्यता की, ये एक औद्योगिक नगरी थी, क्योंकि यहाँ पर इनका निर्माण होता था। इसके अलावा कुछ और भी बातें देखते हैं इसके बारे में। तो कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, यानी यहाँ से कुछ मर्दबांड मिले हैं। यानी मर्दबांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। यहाँ से हमें कुछ मर्दबांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। उनके ऊपर ऐसे चित्र बनाए गए कि एक कुत्ता है वो एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है, उनका पीछा कर रहा है। तो ऐसे कुछ साक्ष्य हैं, चिन्ह हैं, वो भी चनहूंदड़ो सभ्यता स्थल से मिले जो पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है सूरकोटड़ा, जिसको सूरकोटड़ा भी कहते हैं या सूरकोटड़ा कहते हैं। ये जो सभ्यता स्थल है वो गुजरात में स्थित है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियां या घोड़े की हड्डियां हैं वो मिली है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि कई बार हम ऐसा पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग है घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे स्थल है जहाँ से ऐसी जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। सूरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि घोड़े से जानकारी थी। लेकिन बड़े व्यापक पैमाने पर हमें घोड़े के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। एक इस सभ्यता स्थल का आप याद रख सकते हैं कि सूरकोटड़ा जो है वहाँ से गुजरात में स्थल है, वहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था ऐसा मानते हैं, जबकि यहाँ से एक छोटे पैमाने पर इसके साक्ष्य भी मिले हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो सभ्यता स्थल है उस सभ्यता के स्थल का नाम है कुणाल। और कुणाल है वो हरियाणा में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? कुणाल हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का एक सभ्यता स्थल है। और इस सभ्यता स्थल की विशेषता यह है कि यहाँ से चांदी के दो मुकुट मिले हैं।
और कोई मुख्य बड़ी विशेषता कुणाल की है नहीं। और हरियाणा में कुछ अन्य स्थल भी है, आप उनके बारे में भी याद कर सकते हैं। कुछ अन्य स्थलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। भारत के अंदर हरियाणा में एक बहुत ही बड़ा स्थल है और उसका नाम है राखी गढ़ी। ये आप याद रख सकते हैं कि हरियाणा का महत्वपूर्ण जो सभ्यता स्थल है वो है राखी गढ़ी। और एक हो जाएगा आपका कुणाल तो है ही है, और एक बनावली, ये बनावली बनावली है, राखी गढ़ी है। और एक सभ्यता स्थल का नाम है मित्ता थल, एक सभ्यता स्थल का नाम है मित्ता थल। ये जो तीन सभ्यता स्थल तो ये हो गए, और एक आपका हो गया कुणाल। तो लगभग आप लोगों ने हरियाणा के 4 सभ्यता स्थल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। राखी गढ़ी की ये विशेषता है कि जो भारत में सभ्यता स्थल है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के, उनमें सबसे बड़ा स्थल है वो माना जाता है, राखी गढ़ी को माना जाता है। अगर हम बात करें भारत की तो ऐसे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हड़प्पा होंगे, लेकिन जो भारत के सभ्यता स्थल है उसमें सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी। इसके बाद में आगे फ्रेंड्स बात करते हैं सभ्यता स्थल की। तो एक है देमाबाद, देमाबाद या दाइमाबाद भी कहते हैं इसको। ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से एक धातु का रत्न मिला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो धातु तांबा थी, क्या थी, तांबा का एक रत्न मिला है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से आपको बता दी जाए कि ये जो हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी इसके मिले हैं। इसके जो साक्ष्य है वो हड़प्पा कालीन है, और हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पा कालीन है, और इसके अलावा हड़प्पा से पहले भी इसके कुछ साक्ष्य रहे हैं। जो ये जो देमाबाद है वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का भी रहा है। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति उसमें जोरवे संस्कृति है, उसमें है जोरवे संस्कृति। ये जोरवे संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। इस जो ये सभ्यता स्थल है आपका देमाबाद है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी मिले हैं और जोरवे संस्कृति के भी अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। जोरवे संस्कृति क्या है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं। जो स्टोन एज है पाषाण काल उसका खत्म हो गया था 3 काल में। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के बाद में कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भी भारत में आई थी। उन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में एक साउथ इंडिया के अंदर संस्कृति थी, उसका नाम है जोरवे संस्कृति। इस जोरवे संस्कृति का भी अंग रहा है। यहाँ पर इस काल के भी अवशेष देमाबाद से मिले हैं, और तांबा का एक रथ भी मिला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे रोजदी एक सभ्यता स्थल है, उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर जानकारी है। रोजदी गुजरात में हाथी का साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा रोपड़ है जो पंजाब के अंदर है। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। और यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। इसके अलावा है ना, हम पाषाण काल के अंदर देखते हैं कि नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल के कुछ स्थल है, जैसे बुर्ज होम। नव पाषाण काल का एक स्थल है जिसका नाम है बुर्ज होम। इस बुर्ज होम से भी हमें मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले। बुर्ज होम है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। बुर्ज होम है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और यहाँ से भी हमें मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। लेकिन ये नवपाषाण काल का है, और ये जो रोपड़ पंजाब वाला है ये हड़प्पा सभ्यता के काल का है। दोनों का काल अलग अलग है। आगे देखते हैं। आगे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक राजस्थान के सभ्यता स्थल का नाम आया है, और ये राजस्थान के संभवतः सबसे बड़े सभ्यता स्थल में माना जाता है। उसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा है इसकी बड़ी देखो यहाँ पर बात आई है, एक खोपड़ी मिली है यहाँ से। ये एक खोपड़ी बालक की थी जिसमें 6 छेद थे। इस खोपड़ी से हमें पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी थी। आज की चिकित्सीय पद्धति में उस शल्य चिकित्सा को हाइड्रोस्पोलिस बोला है। क्या बोला है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हाइड्रोस्पोलिस।
ये चिकित्सा पद्धति में, आज की चिकित्सा पद्धति में बोला है कि कालीबंगा सभ्यता से एक बालक की खोपड़ी मिली है, उस बालक की खोपड़ी में 6 छेद थे। इसे पता चलता है कि वो लोग शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे, और वो जो शल्य चिकित्सा है वो कपाल दोहन कह सकते हैं उसको, कपाल दोहन, या उस शल्य चिकित्सा को हाइड्रोस्पोलिस कहा जाता है आज की मेडिकल साइंस में। और कालीबंगा की अनेक सारी विशेषता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, काले रंग की चूड़ियाँ। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बाकी कालीबंगा की अनेक सारी विशेषता है, जैसे भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप आया होगा इसकी जानकारी हमें मिली है, क्योंकि वहाँ पर जो मकान मिले हैं उस मकान में दरारें पाई गई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः वहाँ पर भूकंप आया होगा। इस प्रकार की जानकारी। ऊंट की अस्थियां भी हमें कालीबंगा से मिली है। कई बार एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ऊंट की अस्थियां हैं वो कहाँ से मिली है या कहाँ से पाई गई है। तो ऊंट की अस्थियों का भी आप ध्यान रखोगे कि ये ऊंट की अस्थियां जो है वो कालीबंगा से पाई गई है। नेट में भी ऊंट की अस्थियों को लेकर सवाल बना था। आगे हम फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे कि जो सिटी प्लानिंग थी वो किस प्रकार की थी हड़प्पा सभ्यता की। तो नगर नियोजन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता। संसार की सबसे प्राचीन है ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है। हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता है वो संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर सिटी प्लानिंग इतना अच्छा नहीं था जहाँ जैसा हड़प्पा सभ्यता के अंदर। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिस प्रकार से एक गली है ये, तो ये दूसरी गली है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती थी। यहाँ पर जो मकान और गलियाँ बनाई गई थी वो एक ग्रिड पद्धति के अंदर बनाई गई थी, एक पंक्ति के अंदर बनाई गई थी। तो इस जो सिस्टम को कहते हैं ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पद्धति। तो इस प्रकार का सुनियोजित प्लानिंग है वो वहाँ पर नहीं था मेसोपोटामिया में। हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा से भी पहले की, लेकिन नगर नियोजन इतना नहीं था जितना हड़प्पा में। इस कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है वो संसार की पहली नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता। दूसरी बात है अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर है वो 2 भागों में बटे हुए थे। प्रत्येक नगर की विशेषता है, चाहे कोई भी नगर हो। हाँ कुछ अपवाद है जैसे धोलावीरा वगैरह, बाकी सारे नगर है वो 2 भागों में बटे हुए थे। और वो 2 भाग कौन कौन से थे हम बात करें तो एक तो पूर्व की तरफ था और एक पश्चिम की तरफ था। एक तो था पश्चिम में और एक था नगर पूर्व में। ये पूर्वी नगर था। जो पूर्व में जो था वो नगर था, और जो पश्चिम के अंदर था वो दुर्ग था। यहाँ पर दुर्ग बनाया गया था। ये ध्यान रखना, ये भी नेट में पूछा हुआ सवाल है कि वहाँ नगर जो थे हड़प्पा के उसमें दुर्ग किस साइड में था। पश्चिम दिशा में था, और पूर्व दिशा के अंदर शहर था। इसकी अन्य विशेषता में यह है कि दुर्ग है वो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित था, जबकि ये शहर है वो नीचाई पर स्थित था। और शहर का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा था, जबकि दुर्ग का क्षेत्रफल है वो कम था। तो ये मुख्य मुख्य ये बातें हमें जानने को मिलती है। आगे देखते हैं हम पूर्वी भाग। ये आवासीय भाग होता था, यानी हम इसको शहर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शहर बोल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर होती है पश्चिमी भाग। ये दुर्गीकृत होता था, यानी दुर्ग होता था, एक ऊंचे टीले पर स्थित होता था। आगे कुछ और बातें देखते हैं नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसी कारण इसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ग्रिड, ग्रिड पद्धति। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के मकान और जो गलियां सड़कें थी वो किस पद्धति पर थी? ग्रिड पद्धति पर बनाई गई थी। आगे है घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे। सारे के सारे घरों के दरवाजे है वो सड़क की तरफ नहीं खुलकर सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे।
घरों के मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते। एक अपवाद है और वो अपवाद है लोथल, जिसके दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी सारे के सारे स्थल है उनके जो मुख्य दरवाजा है घरों का वो सड़क की तरफ यानी मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खुलकर सड़क के पीछे की तरफ खुलता। बाकी देखो यहाँ पर कुछ और स्थापत्य कला के बारे में कि घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई और आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था क्योंकि कुछ ऐसे मकान मिले हैं जो बहुमंजिला थे, 2 या 2 से अधिक। तो ऊपर वाली छत तक जाने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग किया गया था। इस आधार पर पता चलता है कि उन्हें सीढ़ियों का ज्ञान था। कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं, घरों के आंगन में कुएं के साक्ष्य मिले। इससे पता चलता है कि वो पेयजल की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है वहां से तो हमें 700 की संख्या में कुएं मिले हैं। लगभग कुओं की संख्या कितनी बताइए? 700 बताइए। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी, अच्छी जल निकासी नालियां बनाई गई थी। जो गंदा पानी है वो शहर से बाहर निकालने के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन हॉल होता था। वहां पर कचरा इकट्ठा हो जाते तो उसको साफ करते थे, निकालते थे। इसके लिए एक मैन हॉल भी बना हुआ था। नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था, पक्की ईंटों का भी प्रयोग उसमें किया गया था। और ईंटों का आकार भी यहाँ पर बताया गया, जो आप देख सकते हो 4x2x1, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 4x2x1, ये हड़प्पा सभ्यता की ईंट का अनुपात है। 4x4:2:1, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई ईंट की। इस प्रकार से बताया गया है। अब फ्रेंड्स हम जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्लानिंग थी उसको तो हमने पढ़ लिया है। अब हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजनीतिक स्थिति का जानकारी का अभाव है कि वहाँ पर कोई शासक वर्ग रहा या नहीं रहा। शासक वर्ग की हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग बातें बता रहे हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है, एक हम बात कर रहे हैं कि एक जो सभ्यता स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का जो सभ्यता स्थल का इसका जो 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दुर्ग और एक नगर। तो इसका जो दुर्ग वाला भाग है वहां से हमें एक मूर्ति मिली है। एक क्या मिली है? मूर्ति मिली है दुर्ग वाले भाग से। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस दुर्ग वाले भाग से क्या मिली है? मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को मतलब इस प्रकार से दिखाया गया है जैसे कोई राजा यहाँ पर शासन कर रहा होगा, राजा के जैसे। उसके मूर्ति में उस व्यक्ति को शॉल ओढ़ाई गई है और कट लगा के दाढ़ी बनाई गई है। इस प्रकार से मूर्ति में दिखाया गया है। तो उस मूर्ति को इतिहासकारों ने बोला है पुरोहित राजा की मूर्ति। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। उसके बारे में ये बोला है पुरोहित राजा की मूर्ति। ये आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, पुरोहित राजा की मूर्ति आपको किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो ये किससे मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। किससे मिली है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल रहा है वहां से ऐसी पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। और इसका नाम पुरोहित राजा ही क्यों दिया? क्योंकि पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का जब अध्ययन किया था तब उन्हें वहां पर पुरोहित राजाओं के बारे में जानकारी हुई। और हड़प्पा भी मेसोपोटामिया के समकालीन है, इस कारण ऐसा अनुमान लगाया कि संभावित यहाँ पर कोई पुरोहित वर्ग है वो शासन कर रहा होगा। लेकिन ये एक अनुमान है, 100% ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि यहाँ पर शासन है या शासक किसके पास में था। तो राजनीतिक स्थिति का अभाव है। लेकिन एक क्वेश्चन आप पुरोहित राजा का भी ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ये एक अनुमान माना जाता है इतिहासकारों का। आगे हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति में बताया जाता है कि समाज है, परिवार वो मातृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार होते थे लेकिन मातृसत्तात्मक होते थे। जबकि उल्टा इसका उल्टा कहाँ पर है? वैदिक सभ्यता के अंदर। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर जो सोसाइटी है वो आपकी मातृसत्तात्मक की जगह पितृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक की जगह कैसी थी? पितृसत्तात्मक थी।
ये आप ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता का पितृशतात्मक। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर मातृशतात्मक। इसका ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो मूर्तियां मिली है वो नारी की मिली है। किसकी मिली है? नारी की मिली है। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो मातृशतात्मक रहा होगा, नारियों को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसी कारण उनकी मूर्तियां ज़्यादा मिली है। तो ये इस आधार पर कहा गया कि परिवार है वो संयुक्त परिवार होते थे और मातृशतात्मक होते थे। आगे हम बात करें, समाज संभवतः 4 भागों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता का समाज है वो कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? 4 भागों में बांटा गया है। और हम बात करेंगे कि वो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं जो हड़प्पा सभ्यता के 4 भागों में जिस समाज को बांटा गया है। उसमें सबसे पहले हम बात करें पुरोहित वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। पुरोहित वर्ग जो संभवतः कोई शासक करने वाला वर्ग था, इसके अलावा व्यापारी थे, किसान थे और मजदूर श्रमिक थे, लेबर वर्ग है, उनका भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 4 है और इनका सवाल पूछा भी गया है कई बार कंपटीशन एग्जाम में कि हड़प्पा के कौन से जो 4 वर्ग रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, बड़ी मात्रा में मातृशतात्मक देवियों की मूर्तियां, मातृ देवियों की मूर्तियां मिली, मैंने पहले आपको बता दिया, इसी कारण इसको मातृशतात्मक समाज कहते हैं। यहाँ के लोग हैं वो शांति प्रिय थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हमें हथियार मिले हैं, युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कहीं भी तलवार भाले इस प्रकार के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग युद्ध नहीं करते, शांति प्रिय थे। और संभवतः आर्यों ने आक्रमण किया होगा, इसकी वजह से वो सभ्यता का पतन हुआ। पुरुष और महिला श्रृंगार करते थे, जवाहरात पहनते थे, क्योंकि कई जगह हमें जो दफनाए गए शव मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके पास में कई प्रकार के हार, मनके की माला इस प्रकार के मिले हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि श्रृंगार करते लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के ही थे। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई होती थी, प्रिय गेम था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। कौन कौन सा गेम था? एक तो मुर्गे की लड़ाई और एक शतरंज, चेस। ये 2 खेल है वो हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही फेमस थे, उन लोगों का प्रिय खेल था। आगे हम बात करें अंतिम संस्कार करने की विधियां 3 प्रकार की थी, यानी जो मृतक लोग हैं उनके अंतिम संस्कार करने की। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण समाधान, फिर बात करेंगे आंशिक समाधान, फिर बात करेंगे दाह संस्कार। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। इसमें यह है कि पूर्ण समाधान में इनको जला दिया जाता था, जो शव है उसको जला दिया जाता था, और आंशिक समाधान के अंदर जंगल में छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों को खाने के लिए। ये समाधान है वो आंशिक समाधान। और जो आगे बताया गया है इसमें दाह संस्कार, इसमें संभवतः दफनाने का जो होता था, जमीन के अंदर गाड़ देते थे, वो इस प्रकार का माना गया है। पूर्ण समाधान को कलश समाधान भी कहा गया है। और आगे हम बात करें तो ये आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये ध्यान रखना है। आगे हम जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर तो हम इस प्रकार की बात करेंगे कि जैन धर्म तो आत्मा में विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। आगे फिर हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन जैन धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। महात्मा बुद्ध के तो कई बार पुनर्जन्म हो चुके हैं, कभी चांडाल के रूप में, मातंग के रूप में, बोधिसत्व के अनेक रूप है, जबकि वो जैन धर्म में हमें ऐसी कोई जातक की कहानियाँ की तरह कोई कहानियाँ नहीं मिलती। जातक की कहानियाँ बौद्ध धर्म की है। तो यहाँ पर हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा में आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में ही विश्वास किया जाता था। अब हम आगे बात करें, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिला है। युग्मित समाधान का मतलब है कि 2 शवों को साथ में दफनाया गया है, संभवतः कोई स्त्री पुरुष का शव रहा होगा, वहाँ साथ में एक ही कब्र के अंदर 2 लोगों को दफनाया गया है, वो युग्मित समाधान है। तो ऐसी कालीबंगा से भी मिली है कई कब्रें, और लोथल से 3 मिली है, और कालीबंगा से 1 मिली है, उनमें युग्म समाधान की जानकारी मिली है। आगे हम हड़प्पा सभ्यता की फ्रेंड्स बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। तो धार्मिक स्थिति में प्राकृतिक बहुदेववाद को वो मानते थे, एकेश्वरवादी नहीं थे, बहुदेववादी, अनेक सारे देवी देवताओं के मानते, प्रकृति के देवताओं को, पीपल को पूजते थे,
पुरुष एवं महिलाओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिली है, लेकिन मंदिर का बनाना आरंभ नहीं हुआ। हमें कुछ देवताओं की मूर्तियां मिली होगी संभवतः। एक सिक्के के ऊपर योगी की आकृति मिली है, जिसे आद्य शिव भी कहा गया है। एक आद्य शिव की हमें मुहर भी मिली है, आद्य शिव। इस आधार पर हम कहते हैं कि वो देवताओं में विश्वास रखते थे। अंधविश्वासी भी थे, क्योंकि जादू टोने टोटके में भी वो विश्वास करते थे। आगे हम बात करते हैं बलि प्रथा की। तो बलि प्रथा की जानकारी मिलती है कालीबंगा और लोथल से कुछ हवन कुंड मिले हैं। उन हवन कुंड में कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली, हिरण की। तो इस आधार पर कहते हैं कि वो बलि भी देते थे और बलि देने में भी विश्वास करते होंगे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं, और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा से कितने हवन कुंड मिले हैं। तो कालीबंगा से जो हवन कुंड मिले उनकी संख्या है 7। कालीबंगा से कितने हवन कुंड मिले हैं? 7 हवन कुंड मिले हैं। और इसके अलावा और कहाँ से मिले हवन कुंड? तो हवन कुंड है या फिर अग्नि कुंड है, इस प्रकार की यज्ञ वेदिकाएं हैं, ये 2 जगहों से मिली है। इसमें एक तो हो जाएगा लोथल। लोथल है सभ्यता स्थल जो गुजरात में है, यहाँ से भी हवन कुंड या अग्नि कुंड मिला है। और दूसरा सभ्यता स्थल है जो है कालीबंगा, और यहाँ से भी कालीबंगा से भी हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो इन दोनों का आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं हम यहाँ से और कौन कौन सी जानकारी मिली। तो इसमें वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, इन सब में ये योनि पूजा इस विश्वास करते थे। लिंग और योनि पूजा के भी हमें कई प्रमाण मिले हैं। ध्यान और योग का भी उनको ज्ञान था, क्योंकि एक मुहर मिली है, उस मुहर पे एक योगी है, वो मेडिटेशन करता हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिसे आद्य शिव कहा गया है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। इस पर कुछ 5 प्रकार के 6 जानवरों का अंकन है। 5 प्रकार के 6 जानवर है, उनका अंकन है, जिसे आद्य शिव कहा गया। और जानवरों से घिरे होने के कारण इनको पशुपति मोहर भी कहा गया। जो आद्य शिव की मोहर है उसका दूसरा नाम है पशुपति मोहर। ये मार्शल ने कहा था, जो जॉन मार्शल नाम के पुरातत्वविद हुए थे, उन्होंने आद्य शिव मोहर को पशुपति मोहर कहा। और कहने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है, इन्होंने कहा था, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय जॉन मार्शल ही थे। इन्होंने आद्य शिव की मोहर को पशुपति मोहर कहा है। और फिर हम बात करते हैं कि जो आद्य शिव की मोहर है, इस पर कौन कौन से जानवरों का अंकन था? 5 प्रकार के 6 जानवर है, यानी हिरण है एक तो, जो नीचे है, जो बैठा है योगी मुद्रा में। इस हिरण की संख्या 2 है, 2 हिरण नीचे बताए गए हैं। इसके अलावा भैंसा का भी चित्रण उसके ऊपर किया गया है, और गेंडा का भी चित्रण उसके ऊपर किया गया है, और व्याघ्र है ना, जो हम शेर कह सकते हैं, उसका भी चित्रण इस पर किया गया है। तो इस प्रकार से ये जानवर है, भैंसा है, गेंडा है, हिरण है, व्याघ्र है, इस प्रकार से चित्रण किया गया है। तो इनका भी आप ध्यान रखना। और आगे ये क्वेश्चन हो गया कि सर जॉन मार्शल ने इस मोहर को क्या कहा है? पशुपतिनाथ या पशुपति मोहर कहा गया। पशुपति भगवान शिव को कहा गया। इस आधार पर मान लिया कि जो अंकन है जिस योगी का, वो शिव है। अन्य लोगों ने कहा कि शिव की जगह कोई शमन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ हमें ऐसी गेम खेलने की गोटियां भी हो सकती है जिसको लोग शिवलिंग मांग रहे, लेकिन अब तक है वो स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं है कि वो कौन से देवता है। अब हम बात करें आर्थिक स्थिति की। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इनके बारे में जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, खेती वो लोग करते थे। कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये आप ध्यान रखना। एक मैं बता देता हूँ आपको कि जोते हुए खेत के साक्ष्य, जोते हुए खेत, और ये जोते हुए जो खेत है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? कालीबंगा से मिला है। तो इसका आप ध्यान रखोगे, कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य
मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि खेती तो होती थी। इसके अलावा एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है शोरतुगई। एक सभ्यता स्थल है शोरतुगई, और ये शोरतुगई है जो अफगानिस्तान के अंदर है। और यहाँ से हमें नहरों से सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? नहरों से सिंचाई। आगे हम बात कर लेंगे इसके बारे में। तो आर्थिक स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, बड़े बाजारों में बेचा जाता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े सिटी थे, नगर थे, वहाँ पर बेचा जाता था। और फसलों की बात करें, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, ये प्रमुख फसलें थी। चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। हालांकि कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ से मिले हैं। गुजरात के कुछ स्थलों से बाजरे के दाने, यानी हम कह सकते हैं गुजरात में मुख्य रूप से लोथल है स्थल। ये जो हम कह रहे हैं कि चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोथल जो सभ्यता स्थल है वहाँ से हमें चावल और बाजरे की जानकारी भी मिली है। हो सकता है बड़े पैमाने पर नहीं मिली है, लेकिन लोथल से बाजरे के दाने के साक्ष्य और ये चावल के साक्ष्य दोनों ही मिले। चावल की भूसी मिली है। लोथल जो सभ्यता स्थल गुजरात में है, वहाँ से। आगे हम बात करें, ये हो गया है लोथल से चावल के साक्ष्य मिले, और बाजरा भी वहाँ से मिला। रंगपुर, ये भी सभ्यता स्थल गुजरात में है, यहाँ से चावल की भूसी मिली है। और रंगपुर उत्तर हड़प्पा काल का है। हड़प्पा काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, आप इसके बारे में ध्यान रखना। एक तो अपन का जो विकसित हड़प्पा होता है, एक होता है विकसित हड़प्पा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हड़प्पा के 3 काल कौन कौन से हैं। इस विकसित हड़प्पा से जो पहले का काल था उसे कहते हैं प्राक हड़प्पा। क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा कहते हैं। और इस विकसित हड़प्पा के जो बाद का काल है उसको कहते हैं पश्च हड़प्पा कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा, यानी विकसित हड़प्पा के पहले का काल है वो प्राक हड़प्पा, और विकसित हड़प्पा के जो बाद का काल है वो कहलाता है उत्तर हड़प्पा। और ये बीच का काल विकसित हड़प्पा है। जिस विकसित काल है वो 2600 ईसा पूर्व है। मैं विकसित काल बता रहा हूँ आपको, 2600 बीसी टू 1900 बीसी। 2600 बीसी टू 1900 बीसी है। ये जो काल है वो कौन सा काल है? विकसित काल है। तो इससे पहले का प्राक हड़प्पा है, इसके बाद का है वो उत्तर हड़प्पा है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो रंगपुर गुजरात में सभ्यता स्थल है वो किस काल का है? उत्तर हड़प्पा काल का है। आगे हमने बात की थी शोरतुगई की। जो शोरतुगई सभ्यता स्थल है अफगानिस्तान का, ऑक्सस रिवर के किनारे ये लिखा हुआ है अफगानिस्तान। यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नहरों से खेती करते थे। इसका साक्ष्य हमें शोरतुगई अफगानिस्तान से मिला है। और शोरतुगई के निकट हम एक ये भी पढ़ते हैं कि एक लाजवर्द मणि नाम का रत्न होता है। लाजवर्द मणि, ये लाजवर्द मणि जो एक रत्न होता था हड़प्पा सभ्यता के लोग मंगवाते थे। तो वो कहाँ से मंगवाते थे? शोरतुगई के निकट के स्थलों से लाजवर्द मणि प्राप्त की जाती थी। आगे हम बात करें, हमें जलाशय भी के भी साक्ष्य मिले हैं। पहले पढ़ चुके हैं, धोलावीरा में 16 जलाशय मिले हैं। कितने मिले हैं? धोलावीरा सभ्यता जो गुजरात में है वहाँ से 16 जलाशय मिले हैं। हम जो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ा था उसमें मैं आपको धोलावीरा के बारे में कंप्लीट बात बता चुका हूँ। इसके आगे पशुपालन भी करते थे। गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पशु पालते थे। आगे हम बात करते हैं, ऊंट, घोड़ा और हाथी से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें कालीबंगा से क्या मिल गई है? कालीबंगा से क्या मिल गया फ्रेंड्स? ऊंट की अस्थियां मिल गई है। कई बार नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऊंट की अस्थियां हैं वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। विदेशी व्यापार होता था। व्यापार किसके साथ होता? तो व्यापार है वो ओमान के साथ होता था। एक आपको ये ध्यान रखना है, ओमान देश है उसके साथ होता था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता जो इराक गणराज्य के अंदर है, वहाँ पर भी ये होता था, व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का। ओमान की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनसे व्यापार की जानकारी हमें मिलती है।
आगे हम बात करते हैं सारगोन अभिलेख। इस सारगोन अभिलेख ये मेसोपोटामिया सभ्यता का ही है। सारगोन जो अभिलेख संभवतः मेसोपोटामिया के अंदर एक शहर था जिसका नाम था अक्कद। क्या नाम था? अक्कद शहर नाम मेसोपोटामिया सभ्यता का शहर था। वहाँ के राजा थे जिस राजा का नाम था सारगोन, मेसोपोटामिया सभ्यता के। उस राजा के बारे में इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। उस अभिलेख में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। उन्होंने हड़प्पा वासियों को कहा है, हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया है। मेलुआ का मतलब होता है सिंधु क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता। तो किसको मेलुआ किसको कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता को कहा है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल फ्रेंड्स, इसका आप जरूर ध्यान रखोगे कि इस मेसोपोटामिया के लेख में या सारगोन लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है। आगे देखो, ये नाविकों का देश कहते हैं। समुद्री व्यापार होता था मेसोपोटामिया से, इसलिए मेलुआ को क्या कहते हैं? नाविकों का देश है। मेलुआ में एक पक्षी का वर्णन है, हाजा पक्षी, और ये हाजा पक्षी मोर के लिए आया है। किस पक्षी के लिए आया है? मोर के लिए आया है। अगला हम बात करेंगे, सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। यह भी ध्यान रखना, कपास के लिए सिंडन है। कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही हुई। हमें कालीबंगा से हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ कपास की खेती होती थी। और एक मेहरगढ़ जो सभ्यता स्थल है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से भी, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ से भी खेती होती थी। दिलमुन है जो सभ्यता जिसको बहरीन कहते हैं, और आखन नहीं है, ये ओमान है। ओमान है, वहाँ से भी व्यापार होता था दिलमुन और ओमान से। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वस्तु विनिमय होता था। और सोने और चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये बड़ी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित थे। वैदिक सभ्यता के लोग, जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी, जबकि हड़प्पा के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। अब यहाँ पर बताया गया है कांस्य। कांसा के बारे में जानते हैं, वो तांबा और टिन, ये जो दो धातु है, इन दोनों को धातु से बनाने से मिश्र धातु बनती है, वो है कांसा। ये ध्यान रखोगे, कोई इजी सिंपल क्वेश्चन है। एक बालाकोट जो सभ्यता स्थल है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से शंख उद्योग के भी साक्ष्य मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि बालाकोट के अलावा ऐसे दो स्थल है। एक तो बालाकोट है, एक और है। तो दो स्थल जहाँ से शंख निर्माण के केंद्र मिले हैं, वो दो स्थल कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा बालाकोट, शंख निर्माण के केंद्र। दोनों ही अरब सागर के किनारे है, तो अरब सागर से संभवतः वो शंख प्राप्त करते थे, बालाकोट। और दूसरा है नागेश्वर। दूसरा कौन सा है फ्रेंड्स? नागेश्वर। ये ध्यान रखना, नागेश्वर और बालाकोट दोनों से ही हमें शंख निर्माण के केंद्र मिले हैं। बालाकोट पाकिस्तान में, नागेश्वर गुजरात में है। इन दोनों का ध्यान रखो। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। तो लिपि का ज्ञान उनको था, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई लिपि आज मनुष्य नहीं पढ़ सकता है। अब तक नहीं पढ़ी गई, ये ध्यान रखना, अब तक नहीं पढ़ी गई। क्या नहीं पढ़ी गई? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। इसलिए हम इस लिपि को क्या कह सकते हैं कि ये लिपि कैसी थी? अज्ञात लिपि थी। किस प्रकार की लिपि थी फ्रेंड्स? अज्ञात लिपि थी। दूसरी बात यह है कि इस लिपि में चित्र बनाए गए थे और चित्रों को देखकर वो भाव समझते थे, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इस लिपि को भाव चित्रात्मक भी लिपि कहा है। विशेषता इसकी है कि दाएं से बाएं चलती। जो अभी देवनागरी लिपि है ना, उसमें हम बाएं से दाएं लिख रहे हैं, जबकि ये लिपि उल्टा चलती थी, दाएं से बाएं लिपि चलती थी। जैसे यहाँ से शुरू करते, फिर यहाँ तक आते, यहाँ लाइन खत्म हो जाती तो दूसरी लाइन वापस यहीं से शुरू करते और यहाँ तक जाते। अब यहाँ लाइन खत्म हुई तो वापस शुरू यहीं से करते और यहाँ तक जाते, फिर इस प्रकार। तो इसको गोमूत्राकार लिपि या सर्पिलाकार लिपि, ब्रुष्टोफेदम लिपि, ये सब नाम दिए जाते हैं, इस लिपि का नाम है। आगे हम बात करते हैं, गोमूत्राकार लिपि हो गया,
375 से लेकर 400 ये इसमें चित्र मिलते हैं, भाव मिलते हैं यानी चित्र मिलते हैं। इस लिपि के टोटल जो चित्र है वो 375 से लेकर 400 है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा अभिलेख हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अभिलेख है, उस अभिलेख की विशेषता मैं बता रहा हूँ कि उस अभिलेख में कितने चिन्ह हैं। सबसे बड़े अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख है, उसमें 26 चिन्ह हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण लिपि है उसमें तो 375 से 400 चिन्ह है, लेकिन सबसे बड़े अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। ये भी ध्यान रखो। और आगे ये बात आ गई कि इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया। अब हम कुछ आगे और बात करेंगे मूर्तियां और मोहरें की। तो मूर्तियां और मोहरें की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की मूर्तियां मिली है। धातु की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति मिली है और मिट्टी का टेराकोटा मिला है। मिट्टी के टेराकोटे की बात करें तो बनावली से हमें मिला है मिट्टी का टेराकोटा। और वो बनावली से क्या टेराकोटा मिला है, वहाँ से ये मिला है एक हल का टेराकोटा, यानी हल की मिट्टी का मॉडल मिला है बनावली हरियाणा से। इसे पता चलता है कि वो हल से परिचित थे, खेती करते थे। पत्थर की कई सारी मूर्तियां मिली है, धातु की कई सारी मूर्तियां मिली है। एक कांस्य धातु की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। इस प्रकार की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग उस को मतलब जिस प्रकार से धरती माता है या उर्वरता की देवी पृथ्वी माता है, उसको वो नारी के रूप में चित्रण किया गया है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति मिली है, धातु की थी ये, और ये धातु कांसा थी। कौन सी धातु थी फ्रेंड्स? कांसा थी, कांसा धातु की। देमाबाद से धातु का रथ मिला है, ये भी पहले पढ़ा दिया। देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर जोरवे संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों का ही अंग रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति, ये भी पहले बता चुका हूँ। टेराकोटा यानी मिट्टी को आग में पकाकर जो कठोर बना लिया जाता है, इस प्रकार की जो मिट्टी सी मूर्तियाँ मिली है वो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आया कि जो अधिकांश मुहरें हैं हड़प्पा सभ्यता की, वो किसकी बनी हुई थी? सेलकड़ी पत्थर की बनी हुई थी। इसका आप ध्यान रखोगे, सेलकड़ी पत्थर, स्टेटाइल्स, इंग्लिश में इसको स्टेटाइल्स कहते हैं, सेलकड़ी पत्थर। ये सेलकड़ी जो पत्थर है ये महत्वपूर्ण है, इससे बनाई जाती थी। इसको कहाँ से मंगवाते? सेलकड़ी यानी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात है, वहाँ से ये सेलकड़ी पत्थर मंगवाते थे। ज़्यादातर मोहरें हैं वो चौकोर थी, यानी वर्गाकार हम कह सकते हैं या आयताकार कह सकते हैं। इस प्रकार की मोहरें हमें मिली है। मोहर वस्तुओं की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान की द्योतक भी होती थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे एक श्रृंगी जानवर। ये सबसे ज़्यादा इस प्रकार की मोहरें मिली है। कौन सा जानवर है? एक श्रृंगी जानवर। इस एक जानवर का अंकन है, उसे एक श्रृंगी जानवर कहा गया है। इसका अंकन सबसे ज़्यादा मोहरों पर पाया गया। मोहरों में एक सिंगा यानी सबसे ज़्यादा इसकी मिली है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी बड़ी मात्रा में मिली है। कुबड़ वाले सांड का चित्रण वाली मोहर भी हमें मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए बैल है वो एक उपयोगी या फिर हम कह सकते हैं कि पवित्र जानवर रहा होगा। अब हम फ्रेंड्स बात करें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, यानी किस कारण से इस सभ्यता का विनाश हो गया था। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार। तो ये लोग कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। जो वैदिक सभ्यता के निर्माता है आर्य, इन लोगों ने हड़प्पा वालों के ऊपर आक्रमण किया होगा, इसकी वजह से ये सभ्यता का विनाश हो गया। जबकि इस मत का खंडन करने वाले भी एक थे, डेल्स नाम के एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर जो कंकाल बिखरे हुए मिले हैं वो संभवतः एक ही समय के नहीं है, अलग अलग काल के हैं। अगर युद्ध होता, आक्रमण होता तो सारे एक ही जमाने के होते। तो इस आधार पर आर्यों के आक्रमण को भी नकार दिया गया। आगे हम बात करते हैं SR राव, यानी जो लोथल सभ्यता स्थल की खोज करने वाले शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जॉन मार्शल जो हड़प्पा सभ्यता के भारतीय आर्कियोलॉजिकल विभाग के पुरातत्वविद डायरेक्टर जनरल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय, और अर्नेस्ट मैके
मैं पहले बता चुका हूँ कि चनहुंदड़ो सभ्यता का उत्खनन किया था। ये सब लोग कहते हैं कि बाढ़ आई होगी, और बाढ़ की साक्ष्य हमें नदी के किनारे थी तो कहीं मिले हैं। अगर पर्सनल जॉन मार्शल के अनुसार पूछ लिया जाए तो प्रशासनिक शिथिलता वहाँ पर व्यवस्था है जो राजनीतिक वो गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए ये लोग छोड़कर चले गए या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके मर गए। अमलानंद घोष ये कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये लोग मर गए होंगे या इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। अन्य लोग ये कह रहे हैं कुछ KUR कैनेडी, ये इसका नाम है KUR कैनेडी, ये कैनेडी कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा आई होगी इन्होंने कहा। और इन्होंने मलेरिया रोग की भी पुष्टि की है। मलेरिया, इन्होंने जो मोहनजोदड़ो के अंदर कंकाल मिले हैं उन कंकाल में मलेरिया रोग के परजीवी की भी पुष्टि की है, और ये कहा है कि बीमारी जो मलेरिया फैल गई उसके अनुसार भी इन्होंने कहा है कि पतन हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं माधव स्वरूप वत्स, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि नदियों ने अपना मार्ग या रुख बदल दिया, इस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। अब तक किसी को पता नहीं है कि इस सभ्यता का वास्तविक कारण क्या था पतन का, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर बाढ़ दे दिया जाए आपसे और अन्य सारे ऑप्शन दिए जाए तो आप बाढ़ वाला ऑप्शन है वो राइट करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान्यता ये है कि वहाँ पर बाढ़ आई होगी। आगे हम बात करते हैं, इतनी निष्कर्ष ये निकलता है विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण है वो जिम्मेदार रहे होंगे। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं उसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। तो प्राक हड़प्पा में कालीबंगा, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान वाला, धोलावीरा गुजरात वाला, ये प्राक हड़प्पा के, जिन्हें हम पूर्व हड़प्पा कालीन कह सकते हैं। और बाकी सब जो बड़े बड़े मोहनजोदड़ो हड़प्पा थे, लोथल था, ये सारे धोलावीरा ये विकसित हड़प्पा के हैं। और उत्तर हड़प्पा के काल पूछ ले तो रंगपुर और रोजदी, रंगपुर गुजरात और रोजदी आपका गुजरात में ही है। तो ये दोनों ही हैं वो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, कंप्लीट करवा दिया मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता है, इसको 2 पार्ट में करवा दिया। फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो और तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं।